नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी के कई बड़े नेता शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डटे रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चित इलाके कैराना में डोर टू डोर प्रचार किया, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिजनौर नगीना में बीजेपी पदाधिकारियों से मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री अलीगढ़ और बुलंदशहर पहुंचे। बीजेपी ने कैराना से पूर्व सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को उम्मीदवार बनाया है। अमित शाह ने कहा कि सपा के शासन में कैराना से पलायन कर गए लोगों से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को सुधारा है और उन्हें पलायन कराने वालों का आज खुद पलायन हो गया है। समाजवादी पार्टी ने शनिवार को इस बात का ऐलान कर दिया कि पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव करहल सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बीते कई दिनों से यह सवाल सियासी गलियारों में तैर रहा था कि आखिर अखिलेश यादव कौन सी सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। कुछ दिन पहले मैनपुरी की जिला सपा कमेटी की ओर से अखिलेश यादव को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा गया था कि वो करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ें। अखिलेश यादव वर्तमान में आजमगढ़ सीट से लोकसभा सांसद हैं। ये उनका पहला विधानसभा चुनाव होगा। करहल की सीट पर 3.5 लाख मतदाता हैं। इनमें से 1.25 लाख यादव वोटर हैं। शाक्य 35,000, राजपूत 30,000, ब्राह्मण 16,000 और 22,000 मतदाता दलित हैं। अखिलेश यादव एक के बाद एक बड़े वादे कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव ने आज रोजगार को लेकर एक बड़ा वादा किया और कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो युवाओं को आईटी सेक्टर में 22 लाख नौकरियां दी जाएंगी। अखिलेश यादव ने यह घोषणा लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद प्रशिक्षित युवाओं को आईटी सेक्टर में 22 लाख नौकरियां दी जाएंगी। इससे पहले अखिलेश 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त देने, किसानों को ब्याज मुक्त लोन देने, सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देने, समाजवादी पेंशन योजना के तहत गरीब परिवारों को हर साल 18,000 रुपए देने जैसे ऐलान कर चुके हैं। अखिलेश ने किसानों के लिए एमएसपी और 15 दिनों में गन्ना किसानों का भुगतान करवाने जैसे भी वादे किए हैं। बिहार में मिलकर सरकार चलाने वाले बीजेपी और जेडीयू उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अलग अलग चुनावी मैदान में उतरेंगे। बीजेपी के साथ गठबंधन न होने के बाद अब जेडीयू ने यूपी में 26 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। पार्टी ने चुनाव में अकेले जाने का फैसला किया है। जेडीयू ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश की कम से कम 51 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि अगर बीजेपी हमसे पहले ये न कहती कि वो गठबंधन के लिए तैयार है तो हम और भी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करते। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव में बसपा प्रमुख मायावती के सक्रिय न होने पर हैरानी जताई। प्रियंका ने कहा कि मैं मायावती के चुनाव अभियान शुरू न होने पर बेहद हैरान हूं। उन्होंने कहा कि 6-7 महीने पहले तक हमें लगा था कि उनकी पार्टी एक्टिव नहीं है। हमें लगा शायद वो चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम भी बहुत हैरान हैं कि चुनाव शुरू हो गया है, हम बीच चुनाव में हैं और वो अभी एक्टिव नहीं है। उन्होंने चुप्पी साध रखी है, ये मेरी समझ के बाहर है। प्रियंका ने इसके साथ ही कहा कि हो सकता है कि वो बीजेपी सरकार के दबाव के कारण चुप हों। बता दें, मायावती ने आज ही चुनाव के लिए अपने 51 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यह साफ कर दिया है कि अगर यूपी में चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए गठबंधन की जरूरत होती है तो वो बीजेपी के अलावा किसी भी पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार हैं। हालांकि यूपी में जिस तरीके की लड़ाई देखी जा रही है उससे साफ है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आमने सामने की लड़ाई है। वहीं कांग्रेस की सीएम उम्मीदवार चेहरे को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा, यह हमारी पार्टी का तरीका है, हम कहीं सीएम चेहरा घोषित करते हैं और कहीं नहीं। गोवा विधानसभा चुनाव में जब से बीजेपी ने टिकटों की घोषणा की है तभी से पार्टी में बगावतों का दौर जारी है। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर की बगावत के बाद अब गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर बीजेपी छोड़ने जा रहे हैं। लक्ष्मीकांत पार्सेकर का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पार्टी के लिए समर्पित कर दी, लेकिन पार्टी ने उन्हें ऐन मौके पर धोखा दिया और टिकट नहीं दिया। यही कारण है कि पार्सेकर ने निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पार्सेकर का कहना है कि उन्हें कई पार्टियों से ऑफर है, लेकिन अब वो किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे। लक्ष्मीकांत पार्सेकर का कहना है कि पिछले काफी समय से वो बीजेपी में घुटन सी महसूस कर रहे थे, लेकिन पार्टी द्वारा गोवा के लिए जारी किए गए उम्मीदवारों की सूची में जब लक्ष्मीकांत पार्सेकर का नाम नहीं आया तो फिर उन्होंने पार्टी को छोड़ने का मन बना लिया। ओडिशा सरकार के 2 अधिकारियों ने सांसद और केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टुडू पर आरोप लगाया है कि उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान उन पर कुर्सी से हमला कर दिया और पीट कर देवाशीष महापात्रा नाम के अधिकारी का हाथ तोड़ दिया। देवाशीष और अश्विनी कुमार मलिक नाम के अधिकारियों का आरोप है कि हम अपने साथ एक आधिकारिक फाइल ले जाना भूल गए।
विश्वेश्वर टुडू मयूरभंज से बीजेपी के सांसद हैं और पिछले साल जुलाई में कैबिनेट पुनर्गठन के दौरान पीएम मोदी ने उन्हें राज्य मंत्री बनाया था। हालांकि मंत्री ने इस आरोप को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि यह हमारे अभियान को पटरी से उतारने के लिए बीजेडी द्वारा पंचायत चुनाव से पहले चली गई चाल है। मैं पार्टी के प्रचार पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। केंद्र सरकार ने कहा कि जिन लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हो गई है उनको प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर खुराक ठीक होने के 3 महीने बाद लगाई जाएगी। इसके साथ ये भी कहा गया है कि ऐसे लोगों को शुरुआती कोविड टीकाकरण भी कोरोना से ठीक होने वाले लोगों के लिए 3 महीने के लिए टाल दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विकासशील ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा है कि प्रिकॉशन डोज को लेकर मार्गदर्शन के लिए अनुरोध मिले थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी तक 74 लाख प्रिकॉशन खुराक दी जा चुकी हैं। दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रम में नफरती बोल बोलने के मामले में सुदर्शन टीवी के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहानके के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में 27 जनवरी को सुनवाई होगी। याचिका 19 दिसंबर 2021 को हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित उस कार्यक्रम को लेकर है जिसमें चौहानके को लोगों के एक समूह को भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मरने और मारने की शपथ दिलाते हुए देखा गया था। याचिका में कहा गया है कि ये कोई पहली घटना नहीं है जहां आरोपी सार्वजनिक कार्यक्रमों, अपने मीडिया हैंडलों या बिंदास बोल के जरिए नफरती बयान देकर और अपने समर्थकों को हिंदू राष्ट्र के सपने के लिए लड़ने और धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए उकसा रहा हो। मुंबई की एक बहुमंजिला इमारत में शनिवार सुबह आग लग गई। इस हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 28 लोग घायल हुए हैं। 20 मंजिला ये इमारत कमला बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है और मुंबई के ताड़देव इलाके में स्थित है। आग 18वीं मंजिल पर लगी। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने न्यूज एजेंसी एनआई को बताया कि हादसे के बाद 6 बुजुर्गों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया लेकिन धुआं बहुत ज्यादा था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।